में आज मैं आप सबके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहता हूं। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। मैं कनाडा की सरकार और इस पुण्य कार्य को संभव बनाने वाले सभी लोगों का इस सहृदयता के लिए आभार प्रकट करता हूं। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की तरह ही हमारी विरासत की अनेक अनमोल धरोहरें अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का शिकार होती रही है। ये गिरोह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन्हें बहुत ऊंची कीमत पर बेचते हैं। अब इन पर सख्ती तो लगाई ही जा रही है। इनकी वापसी के लिए भारत ने अपने प्रयास भी बढ़ाए हैं। ऐसी कोशिशों की वजह से बीते कुछ वर्षों में भारत कई प्रतिमाओं और कलाकृतियों को वापस लाने में सफल रहा है। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा की वापसी के साथ एक संयोग ये भी जुड़ा है कि कुछ दिन पूर्व ही वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृति प्रेमियों के लिए पुराने समय में वापस जाने, उनके इतिहास के अहम पड़ावों को पता लगाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। कोरोना कालखंड के बावजूद भी इस बार हमने इनोवेटिव तरीके से लोगों को ये हेरिटेज वीक मनाते देखा। क्राइसिस में कल्चर बड़े काम आता है। इससे निपटने में अहम भूमिका निभाता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी कल्चर एक इमोशनल रिचार्ज की तरह काम करता है। आज देश में कई म्यूजियम्स और लाइब्रेरी अपने कलेक्शन को पूरी तरह से डिजिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय ने इस संबंध में कुछ सराहनीय प्रयास किए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा करीब 10 वर्चुअल गैलरीज इंट्रोड्यूस करने की दिशा में काम चल रहा है न मजेदार? अब आप घर बैठे दिल्ली के नेशनल म्यूजियम गैलरीज का टूर कर पाएंगे, जहां एक और सांस्कृतिक धरोहरों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाना अहम है। वहीं इन धरोहरों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहा था। नॉर्वे के उत्तर में स्वालबार्ड नाम का एक द्वीप है। इस द्वीप में एक प्रोजेक्ट आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव बनाया गया है। इस आर्काइव में बहुमूल्य हेरिटेज डेटा को इस तरह से रखा गया है कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से प्रभावित न हो सके। अभी हाल ही में यह भी जानकारी आई है कि अजंता गुफाओं की धरोहर को भी डिजिटाइज करके इस प्रोजेक्ट में संजोया जा रहा है। इसमें अजंता गुफाओं की पूरी झलक देखने को मिलेगी। इसमें डिजिटलाइज और रिस्टोर्ड पेंटिंग के साथ साथ इससे संबंधित दस्तावेज और कोट्स भी शामिल होंगे। साथियों, महामारी ने एक और जहां हमारे काम करने के तौर तरीकों को बदला है, तो दूसरी ओर प्रकृति को नए ढंग से अनुभव करने का भी अवसर दिया है। प्रकृति को देखने के हमारे नजरिए में भी बदलाव आया है। अब हम सर्दियों के मौसम में कदम रख रहे हैं। हमें प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट चेरी ब्लॉसम की वायरल तस्वीरों से भरा हुआ है। आप सोच रहे होंगे, जब मैं चेरी ब्लॉसम की बात कर रहा हूं तो जापान की इस प्रसिद्ध पहचान की बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जापान की तस्वीरें नहीं है, ये अपने मेघालय के शिलांग की तस्वीरें हैं। मेघालय की खूबसूरती को इन चेरी ब्लॉसम्स ने और बढ़ा दिया है। साथियों, इस महीने 12 नवंबर से डॉक्टर सलीम अली जी का 125वां
जयंती समारोह शुरू हुआ है। डॉक्टर सलीम ने पक्षियों की दुनिया में बर्ड वॉचिंग को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है। दुनिया के बर्ड वॉचर्स को भारत के प्रति आकर्षित भी किया है। मैं हमेशा से बर्ड वॉचिंग के शौकीन लोगों का प्रशंसक रहा हूं। बहुत धैर्य के साथ वो घंटों तक सुबह से शाम तक बर्ड वॉचिंग कर सकते हैं, प्रकृति के अनूठे नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं और अपने ज्ञान को हम लोगों तक भी पहुंचाते रहते हैं। भारत में भी बहुत सी बर्ड वॉचिंग सोसाइटी सक्रिय है। आप भी जरूर इस विषय के साथ जुड़िए। मेरी भागदौड़ की जिंदगी में मुझे भी पिछले दिनों केवड़िया में पक्षियों के साथ समय बिताने का बहुत ही यादगार अवसर मिला। पक्षियों के साथ बिताया हुआ समय आपको प्रकृति से भी जोड़ेगा और पर्यावरण के लिए भी प्रेरणा देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की संस्कृति और शास्त्र हमेशा से ही पूरी दुनिया के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। कई लोग तो इनकी खोज में भारत आए और हमेशा के लिए यहीं के होकर रह गए, तो कई लोग वापस अपने देश जाकर इस संस्कृति के संवाहक बन गए। मुझे जोनास मसेट्टी के काम के बारे में जानने का मौका मिला, जिन्हें विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जोनास ब्राजील में लोगों को वेदांत और गीता सिखाते हैं। वे विश्व विद्या नाम की एक संस्था चलाते हैं, जो रियो डी जेनेरो से घंटे भर की दूरी पर पेट्रोपोलिस के पहाड़ों में स्थित है। जोनास ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी में काम किया। बाद में उनका रुझान भारतीय संस्कृति और खासकर वेदांत की तरफ हो गया। स्टॉक से लेकर के स्पिरिचुअलिटी तक वास्तव में उनकी एक लंबी यात्रा है। जोनास ने भारत में वेदांत दर्शन का अध्ययन किया और 4 साल तक वे कोयम्बतूर के आर्ष विद्या गुरुकुलम में रहे। जोनास में एक और खासियत है, वह अपने मैसेज को आगे पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। वह नियमित रूप से ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। वे प्रतिदिन पॉडकास्ट करते हैं। पिछले 7 वर्षों में जोनास ने वेदांत पर अपने फ्री ओपन कोर्सेज के माध्यम से 1.5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जोनास न केवल एक बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि उसे एक ऐसी भाषा में कर रहे हैं जिसे समझने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लोगों में इसको लेकर काफी रुचि है कि कोरोना और क्वारंटाइन के इस समय में वेदांत कैसे मदद कर सकता है। मन की बात के माध्यम से मैं जोनास को उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इसी तरह अभी एक खबर पर आपका ध्यान जरूर गया होगा। न्यूजीलैंड में वहां के नवनिर्वाचित एमपी डॉक्टर गौरव शर्मा ने विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक संस्कृत भाषा में शपथ ली है। एक भारतीय के तौर पर भारतीय संस्कृति का ये प्रसार हम सबको गर्व से भर देता है। मन की बात के माध्यम से मैं गौरव शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी की कामना है कि वो न्यूजीलैंड के लोगों की सेवा में नई उपलब्धियां प्राप्त करें। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 30 नवंबर को हम श्री गुरु नानक देव जी का 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, सेवक को सेवा बन आई, यानी सेवक का काम सेवा करना है। बीते कुछ वर्षों में कई अहम पड़ाव आए और एक सेवक के तौर पर हमें बहुत कुछ करने का अवसर मिला। गुरु साहिब ने हमसे सेवा ली।
गुरु नानक देव जी का ही 550वां प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व, अगले वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व भी है। मुझे महसूस होता है कि गुरु साहब की मुझ पर विशेष कृपा रही, जो उन्होंने मुझे हमेशा अपने कार्यों में बहुत करीब से जोड़ा है। साथियों, क्या आप जानते हैं कि कच्छ में एक गुरुद्वारा है, लखपत गुरुद्वारा साहब। श्री गुरु नानक जी अपनी उदासी के दौरान लखपत गुरुद्वारा साहिब में रुके थे। 2001 के भूकंप से इस गुरुद्वारे को भी नुकसान पहुंचा था। यह गुरु साहिब की कृपा ही थी कि मैं इसका जीर्णोद्धार सुनिश्चित कर पाया। न केवल गुरुद्वारा की मरम्मत की गई, बल्कि उसके गौरव और भव्यता को भी फिर से स्थापित किया गया। हम सबको गुरु साहिब का भरपूर आशीर्वाद भी मिला। लखपत गुरुद्वारा के संरक्षण के प्रयासों को 2004 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड में अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन दिया गया। अवार्ड देने वाली जूरी ने यह पाया कि मरम्मत के दौरान शिल्प से जुड़ी बारीकियों का विशेष ध्यान रखा गया। जूरी ने यह भी नोट किया कि गुरुद्वारा के पुनर्निर्माण कार्य में सिख समुदाय की न केवल सक्रिय भागीदार रही, बल्कि उनके ही मार्गदर्शन में ये काम हुआ। लखपत गुरुद्वारा जाने का सौभाग्य मुझे तब भी मिला था जब मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था। मुझे वहां जाकर असीम ऊर्जा मिलती थी। इस गुरुद्वारे में जाकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है। मैं इस बात के लिए बहुत कृतज्ञ हूं कि गुरु साहब ने मुझसे निरंतर सेवा ली है। पिछले वर्ष नवंबर में ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर का खुलना बहुत ही ऐतिहासिक रहा। इस बात को मैं जीवन भर अपने हृदय में संजोकर रखूंगा। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हमें श्री दरबार साहिब की सेवा करने का एक और अवसर मिला। विदेश में रहने वाले हमारे सिख भाई बहनों के लिए अब दरबार साहिब की सेवा के लिए राशि भेजना और आसान हो गया है। इस कदम से विश्व भर की संगत दरबार साहिब के और करीब आ गई है। साथियों, ये गुरु नानक देव जी ही थे जिन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की थी, और आज हमने देखा कि दुनिया भर में सिख समुदाय ने किस प्रकार कोरोना के इस समय में लोगों को खाना खिलाने की अपनी परंपरा को जारी रखा है। मानवता की सेवा की ये परंपरा हम सभी के लिए निरंतर प्रेरणा का काम करती है। मेरी कामना है हम सभी सेवक की तरह काम करते रहें। गुरु साहिब मुझसे और देशवासियों से इसी प्रकार सेवा लेते रहें। एक बार फिर गुरु नानक जयंती पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दिनों मुझे देश भर की कई यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के साथ संवाद का, उनकी एजुकेशन जर्नी के महत्वपूर्ण इवेंट्स में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। टेक्नोलॉजी के जरिए मैं आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी दिल्ली, गांधीनगर की दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, दिल्ली की जेएनयू, मैसूर यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से कनेक्ट हो पाया। देश के युवाओं के बीच होना बेहद तरोताजा करने वाला और ऊर्जा से भरने वाला होता है। विश्वविद्यालय के परिसर तो एक तरह से मिनी इंडिया की तरह होते हैं। एक तरह जहां इन कैंपस में भारत की विविधता के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वहां न्यू इंडिया के लिए बड़े बड़े बदलाव का पैशन भी दिखाई देता है। कोरोना से पहले के दिनों में जब मैं रूबरू किसी इंस्टीट्यूशन के इवेंट में जाता था, तो ये आग्रह भी करता था कि आसपास के स्कूलों से गरीब बच्चों को भी उस समारोह में आमंत्रित किया जाए। वो बच्चे उस समारोह में मेरे स्पेशल गेस्ट बनकर आते रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा उस भव्य समारोह में किसी युवा को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते देखता है, किसी को मेडल लेते हुए देखता है, तो उसमें
नए सपने जगते हैं। मैं भी कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास जगता है। संकल्प के लिए प्रेरणा मिलती है। साथियों, इसके अलावा एक और बात जानने में मेरी हमेशा रुचि रहती है कि उस इंस्टीट्यूशन के अलुमनाई कौन है। उस संस्थान के अपने अलुमनाई से रेगुलर एंगेजमेंट की व्यवस्था है क्या? उनका अलुमनाई नेटवर्क कितना जीवंत है? मेरे युवा दोस्तों, आप तब तक ही किसी संस्थान के विद्यार्थी होते हैं जब तक आप वहां पढ़ाई करते हैं, लेकिन वहां के एलुमनाई आप जीवन भर रहते हैं। स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद दो चीजें कभी खत्म नहीं होती हैं। एक, आपकी शिक्षा का प्रभाव, और दूसरा, आपका अपने स्कूल कॉलेज से लगाव। जब कभी एलुमनाई आपस में बात करते हैं तो स्कूल कॉलेज की उनकी यादों में किताबों और पढ़ाई से ज्यादा कैंपस में बिताया गया समय और दोस्तों के साथ गुजारे गए लम्हे होते हैं। और इन्हीं यादों में से जन्म लेता है एक भाव इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ करने का। जहां आपके व्यक्तित्व का विकास हुआ है, वहां के विकास के लिए आप कुछ करें। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मैंने कुछ ऐसे प्रयासों के बारे में पढ़ा है जहां पूर्व विद्यार्थियों ने अपने पुराने संस्थानों को बढ़ चढ़ करके दिया है। आजकल अलुमनाई इसको लेकर बहुत सक्रिय है। आईआईटियंस ने अपने संस्थानों को कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, मैनेजमेंट सेंटर्स, इंक्यूबेशन सेंटर्स जैसी कई अलग अलग व्यवस्थाएं खुद बनाकर दी हैं। ये सारे प्रयास वर्तमान विद्यार्थियों के लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एक एंडाउमेंट फंड की शुरुआत की है, जो कि एक शानदार आइडिया है। विश्व की जानी मानी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार के एंडाउमेंट्स बनाने का कल्चर रहा है, जो स्टूडेंट्स की मदद करता है। मुझे लगता है कि भारत के विश्वविद्यालय भी इस कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज करने में सक्षम है। जब कुछ लौटाने की बात आती है तो कुछ भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। छोटे से छोटी मदद भी मायने रखती है। हर प्रयास महत्वपूर्ण होता है। अक्सर पूर्व विद्यार्थी अपने संस्थानों के टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में, बिल्डिंग के निर्माण में, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप शुरू करने में, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ स्कूलों की ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन ने मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किए हैं। इसमें वे अलग अलग बैच के विद्यार्थियों को गाइड करते हैं, साथ ही एजुकेशन प्रोस्पेक्ट पर चर्चा करते हैं। कई स्कूलों में, खासतौर से बोर्डिंग स्कूलों की एल्यूमनाई एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है, जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और कम्युनिटी सर्विस जैसी गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। मैं पूर्व विद्यार्थियों से आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है, वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहें। चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें, ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज ही नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रांग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। मेरे प्यारे देशवासियों, 5 दिसंबर को श्री अरबिंदो की पुण्यतिथि है। श्री अरबिंदो को हम जितना पढ़ते हैं, उतनी ही गहराई हमें मिलती जाती है। मेरे युवा साथी श्री अरबिंदो को जितना जानेंगे, उतना ही अपने आप को जानेंगे, खुद को समृद्ध करेंगे। जीवन की जिस भाव अवस्था में आप हैं, जिन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए आप प्रयासरत हैं, उनके बीच आप हमेशा से ही श्री अरबिंदो को एक नई प्रेरणा देते पाएंगे, एक नया रास्ता दिखाते हुए पाएंगे। जैसे आज जब हम लोकल के लिए वोकल इस अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो श्री अरबिंदो का स्वदेशी का दर्शन हमें राह दिखाता है। बांग्ला में एक बड़ी ही प्रभावी कविता है, छोईशुतो पॉयमोन्तो
आसे तुंग होते, दिसलाई काठी ताऊ आसे पोते, प्रोदीप्ति जालिते खेते, छूते जेते, किछुते लोग नौय शादीन। यानी हमारे यहाँ सुई और दिया सलाई तक विलायती जहाज से आते हैं। खाने पीने सोने किसी भी बात में लोग स्वतंत्र नहीं है। वो कहते भी थे, स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने भारतीय कामगारों कारीगरों की बनाई हुई चीजों को प्राथमिकता दें। ऐसा भी नहीं कि श्री अरबिंदो ने विदेशों से कुछ सीखने का भी कभी विरोध किया हो। जहां जो नया है वहां से हम सीखें। जो हमारे देश में अच्छा हो सकता है उसका हम सहयोग और प्रोत्साहन करें। यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में वोकल फॉर लोकल मंत्र की भी भावना है। खासकर स्वदेशी अपनाने को लेकर उन्होंने जो कुछ कहा वो आज हर देशवासी को पढ़ना चाहिए। साथियों, इसी तरह शिक्षा को लेकर भी श्री अरबिंदो के विचार बहुत स्पष्ट थे। वो शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान, डिग्री और नौकरी तक की सीमित नहीं मानते थे। श्री अरबिंदो कहते थे, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी के दिल और दिमाग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी मस्तिष्क का वैज्ञानिक विकास हो और दिल में भारतीय भावनाएं भी हो। तभी एक युवा देश का और बेहतर नागरिक बन पाता है। श्री अरबिंदो ने राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर जो बात तब कही थी, जो अपेक्षा की थी, आज देश उसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए पूरा कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले जिले के किसान जितेंद्र भोईजी ने नए कृषि कानूनों का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपको भी जानना चाहिए। जितेंद्र भोईजी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तय किया। फसल की कुल कीमत तय हुई करीब 3,32,000 रुपये। जितेंद्र भोई को 25,000 रुपये एडवांस भी मिल गए थे। तय ये हुआ था कि बाकी का पैसा उन्हें 15 दिन में चुका दिया जाएगा। लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें बाकी का पेमेंट नहीं मिला। किसान से फसल खरीद लो, महीनों महीनों पेमेंट न करो। संभवतः मक्का खरीदने वाले बरसों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह 4 महीने तक जितेंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए कृषि कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तय किया गया है कि फसल खरीदने के 3 दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान शिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि क्षेत्र के एसडीएम को 1 महीने के भीतर ही किसान की शिकायत का निपटारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने शिकायत की और चंद ही दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानी कि कानून की सही और पूरी जानकारी ही जितेंद्र जी की ताकत बनी। क्षेत्र कोई भी हो, हर तरह के भ्रम और अफवाहों से दूर
सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्थान के बारां जिले में रहने वाले मोहम्मद असलम जी। ये किसान उत्पादक संघ के सीईओ भी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, किसान उत्पादक संघ के सीईओ। उम्मीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में काम कर रहे किसान संगठनों में भी सीईओज होने लगे हैं। तो साथियों, मोहम्मद असलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया है। इस ग्रुप पर वो हर रोज आसपास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है, इसकी जानकारी किसानों को देते हैं। खुद उनका एफपीओ भी किसानों से फसल खरीदता है। इसलिए उनके इस प्रयास से किसानों को निर्णय लेने में मदद मिलती है। साथियों, जागरूकता है तो जीवंतता है। अपनी जागरूकता से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक कृषि उद्यमी श्री वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र यादव जी ऑस्ट्रेलिया में रहा करते थे। 2 साल पहले ही वो भारत आए और अब हरियाणा के कैथल में रहते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन आज मन की बात में मैं वीरेंद्र जी को विशेष तौर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके प्रयास अलग है, एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए वीरेंद्र जी ने पुआल की गांठ बनाने वाली स्ट्रॉ बेलर मशीन खरीदी। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशीन से उन्होंने पराली के गट्ठे बनाना शुरू कर दिया। गट्ठे बनाने के बाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लांट और पेपर मिल को बेच दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि वीरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ 2 साल में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार किया है और उसमें भी लगभग 50 लाख रुपए मुनाफा कमाया है। इसका फायदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से वीरेंद्र जी पराली उठाते हैं। हमने कचरे से कंचन की बात तो बहुत सुनी है, लेकिन पराली का निपटारा करके पैसा और पुण्य कमाने का यह अनोखा उदाहरण है। मेरा नौजवानों, विशेषकर कृषि की पढ़ाई कर रहे लाखों विद्यार्थियों से आग्रह है कि वो अपने आसपास के गांवों में जाकर किसानों को आधुनिक कृषि के बारे में, हाल में हुए कृषि सुधारों के बारे में जागरूक करें। ऐसा करके आप देश में हो रहे बड़े बदलाव के सहभागी बनेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम अलग अलग भांति भांति का अनेक विषयों पर बात करते हैं, लेकिन एक ऐसी बात को भी 1 साल हो रहा है जिसको हम कभी खुशी से याद नहीं करना चाहेंगे। करीब करीब 1 साल हो रहे हैं जब दुनिया को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला था। तब से लेकर अब तक पूरे विश्व ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। लॉकडाउन के दौर से बाहर निकलकर अब वैक्सीन पर चर्चा होने लगी है, लेकिन कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही अब भी बहुत घातक है। हमें कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूती से जारी रखना है। साथियों, कुछ दिनों बाद ही 6 दिसंबर को बाबा साहब आम्बेडकर की पुण्यतिथि भी है। ये दिन बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के साथ ही देश के प्रति अपने संकल्पों, संविधान ने एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को निभाने की जो सीख हमें दी है, उसे दोहराने का है। देश के बड़े हिस्से में सर्दी का मौसम भी जोर पकड़ रहा है। अनेक जगहों पर बर्फबारी हो रही है। इस मौसम में हमें परिवार के बच्चों और बुजुर्गों का, बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना है। खुद भी सावधानी बरतनी है। मुझे खुशी होती है जब मैं ये देखता हूं कि लोग अपने आसपास के जरूरतमंदों की भी चिंता करते हैं, गर्म कपड़े देकर उनकी मदद करते हैं।
बेसहारा जानवरों के लिए भी सर्दियां बहुत मुश्किल लेकर आती हैं। उनकी मदद के लिए भी बहुत लोग आगे आते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस तरह के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर सक्रिय होती है। साथियों, अगली बार जब हम मन की बात में मिलेंगे तो 2020 का ये वर्ष समाप्ति की ओर होगा। नई उम्मीदें, नए विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप जो भी सुझाव हो, आइडियाज हो, उन्हें मुझ तक जरूर साझा करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, देश के लिए सक्रिय रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतनी देर इसलिए तुमसे बात कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तुम